हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और 17 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स काम के हैं। ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, तो कि फिर काम का क्या है उसको देखने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल लिखा हुआ है कि एंटी वायरल रेजिस्टेंस H1N1 स्प्रेड फ्रॉम वाइल्ड डक टू द चिकन्स। ओके, तो H1N1 के जो केसेस हैं, स्पेशली एवियन इन्फ्लुएंजा इसको कह दो या एवियन फ्लू कह दो, बर्ड फ्लू कह दो, ठीक है। उसके जो केसेस हैं वो यहाँ पर स्प्रेड हो रहे हैं। अब इससे पहले लिखा हुआ है एंटी वायरल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट हमारे पास जो कुछ भी उपचार मौजूद हैं वो अब इस पर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बड़ी समस्या है। आर्टिकल में हमारे काम का ज़्यादा कुछ नहीं निकलता, लेकिन एक दो चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा के बर्डन की, तो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, और इसके लिए हमारे पास एक एंटीवायरल मौजूद है जिसका नाम है ओसेल्टामिविर। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती निकाल करके इसको हाईलाइट कर दिया, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, इसके अलावा जो अब इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो इस एंटीवायरल से रेजिस्टेंस हो चुका है। यही बात ऊपर हेडलाइन पे लिखी हुई है कि अब जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है उस पर इस पर्टिकुलर ओसी, यानी कि पूरा नाम अगर हम इसका पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ है ओसेल्टामिविर कार्बोक्सिलेट, तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, जबकि ये इन्फ्लुएंजा के वायरस को पहले ख़त्म कर देता था। तो ये एक बड़ी समस्या जो है वो उभर करके आ रही है। और ये अब बाइल डक्स से चिकन में ट्रांसफ़र हो रहा है और चिकन टू चिकन ट्रांसमिशन के केसेस भी निकल करके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि हमें इतना सब नहीं पता होना चाहिए, हमें छोटे छोटे पॉइंट पता होने चाहिए इन्फ्लुएंजा के बारे में। तीन टाइप का बेसिकली निकल करके आता है। एवियन इन्फ्लुएंजा अलग होता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा या फ्लू अलग होता है, और पेंडेमिक फ्लू या इन्फ्लुएंजा अलग होता है। तो तीन अलग अलग चीज़ें निकल करके आई भाई, ठीक है, इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें एवियन फ्लू की और उसके साथ में जो पेंडेमिक फ्लू है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दिस आर नॉट द सेम थिंग। एवियन इन्फ्लुएंजा को हम बर्ड फ्लू कहते हैं और ये बर्ड्स को अफेक्ट करता है। पेंडेमिक फ्लू जो है वो ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड इससे अफेक्टेड हैं। और वेरी रेयरली एन एवियन फ्लू वायरस विल इन्फेक्ट अ पर्सन। तो एवियन फ्लू के केसेस ह्यूमंस में कम देखने के लिए मिलेंगे, हालांकि चाइना में हाल ही में केसेस देखने के लिए मिले, लेकिन कम मिलेंगे। ओके, बल्कि वेरी रेयरली लिखा हुआ है। ओके, बट जो पेंडेमिक फ्लू के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। ओके, तो साइंटिस्ट बरी हैं कि मतलब चिंतित हैं कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है वो बर्ड्स को और ज़्यादा सिक बना रहा है और इसके पीपल में ट्रांसमिशन के केसेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम बात करें सीजनल इन्फ्लुएंजा की, तो ये कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ है और अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को हर्ट करती है। चार टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, A B C D। इसमें से जो ए वाला वायरस है उसको सब टाइप में रखा गया है, मतलब दो सब टाइप में बांट सकते हैं। एक है आपका हेमाग्लूटिनिन और एक है आपका न्यूरामिनिडेज। ओके, HANA। इसके कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे H1N1 बन गया, इसी टाइप के और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्फ्लुएंजा का सिर्फ टाइप ए वायरस ही ऐसा है जो कि पेंडेमिक्स को कोज कर सकता है। यानी सीजनल इन्फ्लुएंजा से पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा क्रिएट होता है और वो सिर्फ और सिर्फ टाइप ए का वायरस ही इस काम को कर सकता है और कोई इस काम को नहीं कर सकता, यानी टाइप बी भी नहीं, सी भी नहीं और डी भी नहीं। ओके, इन्फ्लुएंजा का जो वी वायरस है उसको किसी भी सब टाइप में क्लासीफाई नहीं किया है, और जो सी टाइप का वायरस है वो लेस फ्रीक्वेंट है और माइल्ड इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिलते हैं, और डी वाला प्राइमरली कैटल्स को इन्फेक्ट करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस कैसे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा ए है जो कि पेंडेमिक्स को क्रिएट करता है, बाकी सब लीनिएज वगैरह सब क्लेट्स वगैरह दिए गए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो टाइप ए वाला वायरस है इन्फ्लुएंजा का, उसके दो सब टाइप हैं, एक है आपका HA और एक है NA। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। HA के लगभग 18 सब टाइप होते हैं और NA के लगभग 11 सब टाइप होते हैं। तो ये मिल करके लगभग आप देखो कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसमें H7N2 है, HA7 है, H5N1 है। ओके, ये सब नीचे जो जितने भी दिए हैं ये सब क्या हैं, ये इनके कॉम्बिनेशन बन करके आए हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नियर इंफ्रारेड इमेजिंग रिवील्स अ कॉम्पैक्ट गैलेक्सी। इसके अंदर क्या चीज़ हुई है भाई, आर्टिकल काम का है तो थोड़ा सा देख लेते हैं।
आर्टिकल में वैसे तो कुछ काम का नहीं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पहले भी कई बार पढ़ाया है, ओके, साइंस रिपोर्टर में भी पढ़ाया और इसमें भी कई बार ही पढ़ाया है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि 510 मिलियन मतलब बिग बैंग जब हुआ था उसके 510 मिलियन साल के बाद इन्होंने एक ग्रेविटेशनली लेंस्ड गैलेक्सी की खोज यहाँ पर की है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेविटेशनल। पहले तो कंसेप्ट आता है ग्रेविटेशनल लेंस का, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनली लेंस्ड गैलेक्सी। तो ये कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशनल जो लेंस है वो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, एक लाइट सोर्स होगा और एक जो है वो ऑब्जर्वर होगा, ओके। तो लाइट और ऑब्जर्वर के बीच में कोई गैलेक्सी आ रही होगी, तो वो गैलेक्सी जो है वो कह सकते हैं कि इस लाइट के अगर हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर की निगाह से देखें तो एक तरीके से रिंग यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और एक गैलेक्सी कुछ एनलार्ज होती हुई दिखाई देगी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ओके, क्योंकि ये सब फिनोमिना स्पेस में हो रहे हैं इस वजह से। is a distribution of matter between a distant light source and a observer that is capable of bending the light from the source as the light travel towards the observer। जैसे जैसे लाइट ऑब्जर्वर की तरफ जब मूव करेगी तो ये जो गैलेक्सी है बेंड होती हुई दिखाई देगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और अमाउंट ऑफ बेंड को हम आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूव भी कर सकते हैं या उससे प्रेडिक्शंस भी निकाल सकते हैं। इतना काम का था, बाकी आप और भी चीज़ें देख सकते हो। जैसे मैंने एक लाइन ऊपर से बहुत मुश्किल से छाट करके लिखी है, लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल लेंस कैन ओकर व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर लाइक बहुत सारी गैलेक्सीज का क्लस्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में, क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट डिस्टोर्स एंड मैग्नीफाई द लाइट। तो लाइट का सोर्स ये रहा फ्रॉम द डिस्टेंस गैलेक्सीज दैट आर बिहाइंड इट, और इसके बिहाइंड पे है, बट इन द सेम लाइन ऑफ साइट, और साइट मतलब ऑब्जर्वर यानी कि अर्थ हम। तो आप समझ गए ना, ये जो इफेक्ट है वो एक तरीके से मैग्नीफाइंग की तरह वर्क करता है, और ये जो गैलेक्सी इन बिटवीन होगी ऑब्जर्वर के और लाइट सोर्स के, इसको कहेंगे ग्रेविटेशनली लेंस्ड गैलेक्सी, और इसके चारों तरफ लाइट के कारण जो रिंग बनी होगी उसको कहेंगे आइंस्टाइन रिंग। इतना सफिशियंट है, मुझे नहीं लगता इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नई स्टडी हुई है, उन्होंने ये पता किया है, मतलब ईस्ट अफ्रीका में पहले एक थ्योरी चलती थी कैनोनिकल थ्योरी, जानने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको चैलेंज करते हुए नई स्टडीज उभर करके आई हैं। इन्होंने कुछ बताया है कि सवाना या लोलैंड जो हैं उनमें यूजुअली C4 टाइप की ग्रास पाई जाती थी, या वगैरह वगैरह। 21 साल पहले क्या होता था क्या नहीं होता था हमें नहीं जानना। दो चीज़ें काम की हैं, C3 और C4। ग्रासेस को कई टाइप में रखा जाता है, उसमें से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं C3 और C4। किस आधार पर C3 और C4 बांटे गए हैं? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, C3 और C4। अभी उधर डिटेल में ना जाते हुए हमें थोड़े से बस ये पता होना चाहिए कि C3 में कौन सी ग्रासेस आ जाती हैं, वीपिंग ग्रास है या कॉमन वीट ग्रास है। C4 में कंगारू ग्रास आ जाती है, वायर ग्रास है या फिर रेड ग्रास है, ओके। तो ये जस्ट एग्जाम्पल हैं, हमें इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्टडी ने ये शो किया है कि एक डिजीज़ है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर में क्लॉट्स जो है वो हो जाते हैं, ओके। जो आपकी वेन्स हैं या आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और उनमें जो ब्लड की शिफ्टिंग है वो उतनी आसानी से नहीं होती। तो ये क्या है, ये थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस है। थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो बियर्स के अंदर में थ्रोम्बोसिस ना हो तो उसके लिए कुछ फैक्टर जो हैं वो बियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है वो डिस्कवर किए गए हैं। और आर्टिकल में कुछ भी काम का नहीं है, पहले ही बता दूं मैं आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है। इसके सिम्टम्स हैं पेन, स्वेलिंग, चेस्ट पेन, ये सब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। और हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी जो आर्टरी है और वेन है उसमें ब्लड क्लॉट हो गए हैं, ओके। आगे लिखा हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इवॉल्व स्ट्रेटजीज टू इवेड टी सेल इम्यूनिटी। तो टी सेल हमारे शरीर में एक तरीके से टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का, और डायरेक्ट जो कह सकते हैं कि जो पैथोजेंस है उनसे हमारी शरीर की जो रक्षा है वो टी सेल्स यहाँ पर करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप होते हैं, एक बी सेल हो गई और दूसरी टी सेल हो गई। तो यहाँ पे बताया गया है टी सेल की इम्यूनिटीज़ के बारे में। तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट आपके शरीर में एंटर करेगा तो टी सेल को इससे जो है वो लड़ना है और उसको ख़त्म करना है, मेन काम ये होना था। लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसने ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली हैं कि वो टी सेल का उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो टी सेल की इम्यूनिटी को इवेड कर जाता है।
आर्टिकल हमारे काम का है? नहीं, बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये रहा पूरा आर्टिकल, इसको पढ़ने की भी कोशिश ना करें क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में किसी काम का नहीं। हेडलाइन ज़रूरी थी, हेडलाइन देख ली, सफिशिएंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मैग्नेटो रेजिस्टेंस, वन मोर थिंग ग्रेफीन डज डिफरेंटली। तो ग्रेफीन आपको पता है कि क्या होती है। ग्रेफीन जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो सिंगल एटम होता है कार्बन का, उसकी एक थिक लेयर होती है। ओके, एटम के सिंगल कार्बन की, मतलब सिंगल एटम की थिक लेयर जो है वो यहाँ पर होती है और हनी कॉम्ब पैटर्न में जो है वो ये बने हुए होते हैं। आप इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरीके का हेक्सागोनल, और उसके आगे अगर हम हेक्सागोनल्स को कंटिन्यूसली जोड़ते रहें तो एक तरीके से हनी कॉम्ब पैटर्न यहाँ पर जो है वो बन जाता है। अब ग्रेफीन के अंदर में ये इसकी प्रॉपर्टीज़ लगातार निकाली जा रही हैं और ऐसी ही एक प्रॉपर्टी और निकली है। प्रॉपर्टी का नाम है जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। ओके, तो इसको GMR की प्रॉपर्टी कह रहे हैं। GMR की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा UPSC के छात्रों के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि GMR is the result of the electrical resistance of a conductor being affected by magnetic fields in adjacent material। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। इसको समझाने के लिए पहले कंडक्टर पता होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड्स पता होना चाहिए। तो हमें, आपको पता है कि UPSC इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछता। ओके, तो बट हम क्या याद रख सकते हैं कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। ओके, और इसको जो है वो डिवाइसेस के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। डिवाइसेस में यूज़ अगर हम इसको कर लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने लगेंगी डिवाइसेस। ओके, तो बस इतना सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी हमें इस आर्टिकल में पूरा बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी ज़रूरत है इस आर्टिकल को पढ़ने की तो खुद से कवर करने की कोशिश करें और आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। ओके, तो उतना ही पढ़ो कि जितना ज़रूरी है। बाकी डायोड, ट्रायोड, ये सब तो जो है वो हमारे काम का नहीं। IIT का सिलेबस है, हमें तो UPSC के सिलेबस के हिसाब से चलना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वायरसेस इन DNA, यानी कि कैन वायरसेस हाइड इन अ DNA ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बात पता करने की कोशिश की गई है कि वायरस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के DNA में हाइड हो सकता है कि नहीं। मतलब अगर DNA में हाइड हो गया तो उसको टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ पता चली है कि वायरस कैन हाइड इन अ यूनिसेलुलर्स DNA। तो पता चल गया है कि हाँ भाई, ये DNA के अंदर में हाइड कर सकता है वायरस। ओके, सम केसेस ऐसे हैं कि 10% ऑफ माइक्रोबियल DNA कंसिस्ट ऑफ इन बुल्ड इन वायरस। DNA का कुछ 10% हिस्सा वायरस में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो निकल कर के आ सकती हैं और ये वायरस धीरे धीरे आपके जो होस्ट सेल्स हैं या DNA हैं उसको इन्फेक्ट करते रहेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करते रहेंगे और ये एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उभर करके आएगा। जस्ट एक पॉइंट है और कुछ भी याद नहीं रखना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी आर्टिकल काम का था, लेकिन फिर भी मार पीट के हमने काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो यहाँ से निकाल लिए। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।